नाजरीन आदाब, मैं हूं रजा सिद्दीकी। प्रोग्राम है अदबिस्तान का रूबरू और मेरे रूबरू हैं अमेरिका में मुकीम मुनफरिद लहजे की शायरा, मुतरज्जम और सदाकार नाहिद विर्क। नाहिद विर्क की अब तक 2 शायरी की किताबें आ चुकी हैं। इसके अलावा नाहिद विर्क एक नावल का तर्जुमा कर चुकी हैं। अंग्रेजी से और फारसी शायरी से बहुत सारी तख्लीकात जो हैं वो अपनी ज़बान में मुनफरिद तर्जुमा करके पेश कर चुकी हैं। एक टीवी चैनल पे हफ्तावार प्रोग्राम करती हैं। आइए अपने मेहमान की तरफ चलते हैं, लेकिन ज़रा ठहरिए, आपसे एक गुजारिश। अदबिस्तान आपका अपना चैनल है, इसे YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आइए अपनी मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। नाहिद विर्क, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आदाब, बहुत शुक्रिया। नाहिद विर्क, जल्दी जल्दी बताइएगा कि बचपन कैसा और कहाँ गुजरा। जी, सबसे पहले तो रज़ा साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम रूबरू में मुझे शामिल किया। मुझे अंदाज़ा है कि आप एक अरसे से मुझे इंटरव्यू के लिए कह रहे थे, लेकिन वो चंद वजूहात ऐसी बन जाती हैं कि वो बस हो नहीं सका। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बहरहाल वो आज ही का दिन अल्लाह की तरफ से मुकर्रर था, तो आज हम आपके रूबरू हैं। सही सही। बाकी रही बात कि बचपन कैसा और कहाँ गुजरा, तो बचपन तो पाकिस्तान में गुजरा। मैंने पाकिस्तान से तकरीबन मिडिल स्कूल क्लियर किया था और 9th में जा रहे थे कि हमारी फैमिली यूएस में माइग्रेट हुई। और बाकी कहाँ गुजरा, तो आधा उस ड्यूरेशन में, उस एज तक, जो half of the time we were in Lahore and half of the time we were in हमारा दिहाली गांव जो है वहां पर थे। तो बस वो एक प्रोटेक्टेड माहौल में, आपको पता है पाकिस्तान में बैक इन 80s में थोड़ा सा माहौल भी डिफरेंट था उस वक्त। तो बस कुछ वही यादें हैं कि घर में ही हमारा ज्यादातर वक्त गुजरता था। जो भी वक्त मिलता था इधर उधर। शहरी जिंदगी से जो गांव की जिंदगी होती है वो बहुत मुख्तलिफ होती है। जाहिर है। तो तो बिल्कुल, तो ज्यादातर बस ये था कि गांव में रहते थे और घर के अंदर ही जो भी एक्टिविटीज होती होंगी तो वो बस वहीं तक महदूद थी। अच्छा, ये बताइए तालीम कहाँ से और कहाँ तक हासिल की। जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया कि बहुत यंग एज से हमारी फैमिली यहाँ यूएस में आ गई थी। तो मैंने अपना जो हाई स्कूल है वो यहाँ से क्लियर किया। उसके बाद मैंने अपनी अंडरग्रेड कंप्यूटर साइंस में की। फिर मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद ये है कि जॉब भी मैं इसी फील्ड में ही कर रही हूँ, टेक्निकल फील्ड में। तो पाकिस्तान से 8 तक पढ़ा था और वो कुछ अरसा तो जो 6 क्लास तक तो लाहौर में थे हम लोग, तो वहां से मुकम्मल की तालीम। और जो 7th और 8th थे वो फिर हम लोग अपने गांव की तरफ पिंडी भटियां वहां से मैंने क्लियर किया था। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सेटल हो गए थे। तो बाकी आपके सामने है। अच्छा, ये आप टेक्निकल में आपने तालीम हासिल की, टेक्निकल फील्ड में जो है आप मुलाजमत कर रही हैं, ये अदब का चस्का कहाँ से लग गया। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये मैं भी कभी कभी हैरान होती हूँ कि
मैं कहाँ ये और ये कहाँ शायरी कहाँ, तो इसका जो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं बीज बचपन से आपके अंदर पल रहा था। और फिर जब वो मेरा ज्यादा जो मैंने मुताला किया वो यहाँ अमेरिका आने के बाद, क्योंकि हमारे अब्बा को बड़ी फिक्र थी कि छोटे बच्चे हैं तो कहीं बिल्कुल ही उर्दू भूल ना जाए। तो उन्होंने बहुत तवज्जो इस पे दी। बल्कि यहाँ अमेरिका में वो एक, पाकिस्तान में वो जो उन वक्तों में मुझे नहीं पता अब मिलती है या नहीं, तख्ती हुआ करती थी, कलम दवात होती थी, वो तो स्लेट होती हमारे थी। हमने हमने भी तख्ती जो है वो लिखी जी है, तो तो उसी से। जी तो अब हम लोग जब यहाँ पर आ रहे थे तो अब्बा ने बकायदा तौर पे ये जो चीजें थी ये पैक करके यहाँ पर लेकर आए थे। और निसाब की किताबें भी बल्कि 8 तक लेके आए थे, क्योंकि मेरे तो छोटे भाई थे, वो तो बहुत ही यंग थे उस वक्त। और उनका इरादा था कि उनको वो पढ़ाएंगे, तो इस वजह से, लेकिन वो क्या हुआ कि वो सारी पढ़ाई मेरी तरफ, उनकी एनर्जी, जो एनर्जी थी, वो जब उन्हें ये अंदाजा हुआ कि मैं अदब की तरफ, अदब की चीजें पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने फिर मेरी इमला बहुत दुरुस्त करवाई मुझसे। वो बोलते थे कि मैं बोलता हूँ तो तुम अपनी तख्ती पे लिखो या स्लेट पे लिखो। सही सही तो सही। उससे जो अल्फाज थे, उनका, उनकी जो इमला थी वो मेरी बहुत करेक्ट उससे हुई, वरना अगर खाली पढ़ती तो शायद ना हो पाती। तो आजकल बल्कि मैं जो देखती हूँ ना, तो मुझे ये चीज बड़ा बॉदर करती है कि लोगों को छोटे छोटे हरूफ है, मतलब जाल असल और में जे में फर्क नहीं कर हाँ, बिल्कुल सकते, बिल्कुल, ये सीन और साद बहुत में सारे। फर्क नहीं कर सकते। तो ये चीज उस वक्त यंग एज से जो उन्होंने फीड किया था, जो तालीम दी थी, वो बहुत काम आ रही है मेरे। तो अदब का चस्का बस ऐसे लगा कि जब उन्हें ये अंदाजा हुआ कि मुझे शायरी से शगफ है, तो उन्होंने, उनके पास दीवाने गालिब होता था, और उनकी अकबाल की, अल्लामा इकबाल की किताब थी, मेरे ख्याल जिब्रील थी या कौन सी थी, बाले जबरील थी वो। बाले जिब्रील जी। तो उसमें आ, मुझे उन्होंने कहा कि तुम इन्हें पढ़ा करो। तो उस वक्त तो मुझे ना गालिब की समझ आती थी और ना ही अल्लामा इकबाल के किसी भी शेर को सर से गुजर जाते थे। तो बहरहाल जो लिखने पढ़ने का सिलसिला वहां से शुरू हुआ फिर। अच्छा। लेकिन इससे पहले एक और बात मुझे याद आ रही है अभी कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास में तो हमारे जो क्लासिकल शोरा हैं उनको 8वीं क्लास में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो सौदा और एक और दो शायद थे, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, तो वो निसाब में शामिल थे। तो हमारे जो फाइनल एग्जाम होने थे तो उनकी तशरीहात लिखनी थी, कुछ अशार दिए गए थे एग्जाम में। तो ये मैंने, एक मुझे अब याद नहीं है, लेकिन 2-3 अशार के ऊपर मेरा ख्याल वो जो फोल्डिंग पेपर्स होते हैं पाकिस्तान में, तो हम्म। वो मैंने 3-4 वो भर दिए थे नसब के साथ ना, वो लिखते लिखते मेरी टीचर्स भी हैरान हुई थी कि ये तुमने क्या लिख दिया है कि इतने एक शेर के ऊपर तुमने 2-2 सफात बयान कर दिए। अच्छा तो मेरा पहले। ख्याल है कि वो एक चीज अंदर थी बचपन से। अच्छा, ये बताइए कि ये जो जो वो कौन सी तहरीर थी जो पहली दफा जो शाया हुई, नसर थी या नज्म थी? आई एम सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिए। पहली तहरीर जो शाया हुई वो क्या थी, नसर थी या नज्म थी? अच्छा, पहली तहरीर, मेरी मेरी पहली तहरीर जी, आपकी कौन सी चीज ऐसी छपी जो पहली दफा छपी, वो नसर थी या नज्म थी? नज्म, नज्म थी। अच्छा, कहते हैं और कि वो जी जी। नज्म थी, और वो मैं बताती हूँ कि शायद एक मैगजीन हिंदुस्तान से निकलता है, तो उनके जो मुदीर थे वो पाकिस्तान से यहाँ कोई मुशायरा में थे, आए हुए थे, और मिशिगन में भी मुशायरा था। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उस मुशायरे में पहली दफा एक नज्म पढ़ी थी, तो उन्हें वो नज्म बहुत पसंद आई। तो उन्होंने मुझसे ली, नस्ली नज्म थी वो, तो उन्होंने वो मुझसे ली और शाया की। तो वो शायर में पहली दफा जो नज्म पब्लिश हुई वो नज्म, नस्ली नज्म थी। सही सही। अच्छा, कहते हैं कि शायरी उतरती है, क्या आप पे भी उतरती है या आपको मौजू करनी पड़ती है? अच्छा, यहाँ इस सवाल का जवाब हर शायर के यहाँ थोड़ा सा कदर मुख्तलिफ होगा। हम्म। उतरती है, बिल्कुल मैं इस बात पे अग्री भी करती हूँ और मुझे इसका एक्सपीरियंस भी है।
बिल्कुल उतरती है। अगर मैं ये कहूँ कि पूरी की पूरी गजल भी उतरती है, तो मुझ पे पूरी गजल का तो इदराक उस तरह से नहीं होता है। हाँ, अशार कुछ गजल में से एक शेर होता है कि वो बिल्कुल उतर आता है, ख्याल समेत, अल्फाज समेत, पहले से कुछ नहीं होता तो वो उतरता है। उसके बाद अगर मैं उस पे गजल लिखना चाहूँ, उसको गजल का हिस्सा बनाना चाहूँ, तो फिर डेफिनेटली मुझे मौजू करनी पड़ती है, और ये हर सही। शायर के यहाँ ऐसे ही होता है। नहीं, लेकिन बिल्कुल फिर ये बिल्कुल। भी मैं तो होता है। मैं तो असल में बाज जो है ना, बाज लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी नहीं, हमें हमें तो पूरी की पूरी गजल जो है ना वो आसमान से उतर आती है। हम तो हालांकि शायरी तो बड़े से बड़े शायर जो हैं वो चंद मिसरे जो उनके जहन में उतरते हैं, उसको लिखने के बाद उस रदीफ और काफिए के अंदर वो जो है वो बाकी को मौजू करते हैं। तो जी आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं दुरुस्त कह भी रही हैं कि यही अब कहने लगी थी कि रियलिस्टिकली जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी के यहाँ मुमकिन हो, लेकिन कम से कम मेरे हल्का अहबाब में जितना मैं जानती हूँ, या उनको भी छोड़ें, अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसा नहीं हुआ है कि कभी पूरी की पूरी गजल 5 अशार हैं या 7 अशार हैं तो पूरे के पूरे आप पे आमद हुई हो, आपको डेफिनेटली मौजू करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आप किस किस सन्फ में शायरी करती हैं? गजल, नज्म, कसीदा, दूसरी चीजें क्या क्या लिखती हैं? अच्छा, ज्यादातर तो गजल और नज्म होता है, और इसी में ज्यादातर शोरा जो हैं तब आजमाई करते हैं। मेरी शुरुआत जब उस वक्त कुछ पता नहीं था कि शायरी होती क्या चीज है, तो ऐसे ही कच्ची पक्की नज़में लिख के समझते थे कि ये तो बड़ी आला पाई की नज़में हैं, और अमजद इस्लाम साहब की नज़मों से कंपेयर भी किया करते थे कि क्या है, उन्होंने कितनी मोहब्बत की नज़में लिखी हैं और हमने जो लिखी हैं उनसे कंपेयर करके कि हम कहाँ पर हैं। तो वो एक बचकाना सी कोशिश हुआ करती थी, लेकिन दोनों में गजल और नज्म में मेरी शायरी है। अच्छा, और आप नस्री नज्म, नज्म भी आजकल थोड़ा सा नस्री नज्म की तरफ भी हूँ, तो उसमें भी है। मैं इसी हवाले से पूछना चाह रहा था कि आप नज्म भी कहती हैं, तो क्या नसरी नज्म भी लिखती हैं? जी बिल्कुल, नस्री नज्म, बल्कि मैं समझती हूँ कि अ, अ, एक आजाद नज्म से ज्यादा मुश्किल है उसको मौजू करना। वैसे अच्छा, तो ये मुझे नज्म एक खुद। एक चीज जो है ना, इस सिलसिले में नसरी नज्म के हवाले से एक लोगों का तासुर ये है कि अगर नसरी नज्म की बजाय मजमून लिख लिया जाए, क्योंकि जो कुछ नसरी नज्म में आपने किया है उसकी उसकी सतरों को अगर थोड़ा सा रिदम में कर दिया जाए तो वो नसरी नज्म बन जाती है। आप क्या कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। बात वो हो जाती है कि हमारी लैक ऑफ जो नॉलेज होती है वो डेफिनेटली हमें हमारी अटेंशन और हमारी इमेजिनेशन को डाइवर्ट कर देती है। नसरी नज्म मैं जो पहले कहना चाह रही थी वो ये कि एक तो नज्म लिखना बहुत मुश्किल है, उसके बाद नसरी नज्म लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नसरी नज्म में सिर्फ ये बात नहीं है कि आप एक मजमून लिख लें और उसको आप सत्रों में तोड़ दें। ऐसी बात नहीं है, वो मजमून एक अलग हैसियत उसकी होती है, वो एक अलग पैराए में लिखा जाता है। नसरी नज्म में पढ़ते हुए आपको तासुस में शेरियत आपको मजीद निखारनी पड़ती है, शेरियत भरनी पड़ती है, ताकि जब शायर उसको पढ़ रहा हो, और कारी भी कोई भी जब उसको पढ़ रहा हो तो उसको महसूस हो कि हाँ वो एक शेरी टुकड़ा पढ़ रहा है, ना कि वो एक मजमून पढ़ रहा है, ना सही कि किसी सही पैराग्राफ को वो अखबार की सूरत पढ़ा जा रहा है। तो सही सही उसका जो तासुर होता है, नसरी एक कामयाब नसरी नज्म लिखना हर शायर नहीं कर सकता है। सही अगर मैं सही ज्यादातर अगर गजल लिखती हूँ या मेरा रुझान नज्म, आजाद नज्म की तरफ है, हो सकता है मैं नसरी नज्म अपने तौर पे समझूं कि मैंने बड़ा तीर मार लिया और मैंने एक अच्छी नज्म, नसरी नज्म लिख ली, लेकिन वो शायर जिसको दस्तरस है नसरी नज्म के ऊपर, उसके नजदीक वो कुछ नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं मैं उनको मीट नहीं कर रही उसमें। तो ये सोच तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल गलत है कि नसरी वो नज्म ठीक है, उस पे मजमून। बहुत सारे ये तो बहुत सारी बहसें चलती रही हैं। तो नसरी नज़म जो है ये इसके बहुत सारे बड़े आला पाए के शायर रहे हैं और हैं, मौजूद हैं जो नसरी शायरी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब शेर आप पर वारिद होता है उस वक्त जो शायर पर कैफियत तारी होती है,
जो भी शेर, सारी गजल तो नहीं, जो भी शेर वारिद होता है, तो उसमें क्या चीज आपके शेर में, जब ये जो कैफियत होती है, जब शेर वारिद होता है तो उसके साथ शेर की क्राफ्ट क्या जरूरी है? डेफिनेटली शेर की क्राफ्ट बिल्कुल जरूरी है। अब इसकी रियल टाइम एग्जांपल मैं शायद इस तरह दूंगी कि हम खाना बनाते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो अट्रैक्टिव ना हो तो बाज दफा अच्छे से अच्छा खाना भी बंदा कहता है कि नहीं यार छोड़ो हम नहीं खाते, लेकिन उसकी अगर प्रेजेंटेशन ऐसी होगी तो वो अट्रैक्ट करेगी हमें कि हम उसको बेसाख्ता, हमारा असल दिल में चाहेगा कि हम उसे टेस्ट असल में करें। यहाँ पे मुझे जरा थोड़ी सी वो हो गया कि जी, जब खातून कोई जवाब देती है ना तो उसमें खाना जरूर आ जाता है। हालांकि मुझे कोई खाना पकाने से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बहरहाल औरत हो खातून हो तो डेफिनेटली आएगा तो जरूर। सही तो सही। इसमें जो आमद तो हो जाती है, बाज दफा आमद के अशार को भी क्राफ्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो करना पड़ता है। ख्याल आ जाता है। आपने उसको बहर में पूरे 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 का पूरा वजन में शेर आता है, वो आ जाता है। बाज दफा 80% ऑफ द टाइम मैं कहूंगी कि वो आप उस शेर को नहीं टच करते, लेकिन फिर उसके बाद जो आप मौजू करते हैं, गजल करते हैं, मजीद अशार जब आप मौजू कर रहे होते हैं तो क्राफ्ट का आपको इसलिए ध्यान भी रखना पड़ता है ज्यादातर कि आपको उस क्राइटेरिया को मीट करना होता है कि ऐसा ना हो कि एक तो बहुत ही आला पाए का शेर उसमें हो गया है, आमद का शेर, और बाकी जो है वो बिल्कुल ही उसको उसको भी ले डूबे। तो उसको मजीद उभारने के लिए हमें इस चीज का ख्याल तो रखना पड़ता है। और बात वही आ जाती है कि हमने उसको किस तरह हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना, प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपने उस ख्याल को। क्राफ्ट के लिहाज से हमें उसकी नोक पलक तो संवारनी होती है ताकि वो उसको जैसे ही हम देखें कि तो वो कारी को जकड़ ले, रोक ले अपने पास। सही तो सही ये सही। चीज तो हमें करना पड़ती है। अच्छा, एक है गजल मुसलसल और एक है नज्म। अच्छा, दोनों में आप क्या फर्क करेंगी, क्योंकि दोनों में वहदत तासुर तो एक ही चीज है, एक ही है। अच्छा देखिए, नज्म में पहली सतर से लेकर अलिफ ता ये मैं कहूंगी, पहली से आखिरी सतर तक आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आप अगर अपने मौजू से इधर उधर भी जरा हट जाएं तो नज्म आपके हाथ से फिसल जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि नज्म लिखना एक ऐसा गुर है कि जो वक्त के साथ आ जाए तो आ जाए, लेकिन ये मुश्किल है, ये स्किल जो है ये बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ नज्म के बहुत अच्छे अच्छे शोरा मौजूद हैं, ये बात नहीं है। प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स यू परफेक्ट, ये भी कहा जाता है। तो रियाजत मांगती है। अच्छा, अब वो तो नज्म की बात हो गई। आपको अपने मौजू के ऊपर कंसंट्रेट बहुत दिल जमी से करना होता है। अब गजल मुसलसल जो है, एक तो गजल में आपको रदीफ काफिये का इंतजाम करना होता है, उसका ख्याल रखना होता है। बाकी जो एक आपने मतला कह लिया, आगे अगला शेर उसको सपोर्ट कर रहा है, आपने काफिया रदीफ बांधा उसमें, अगला जो आपका शेर होगा वो आपके उससे पहले वाले शेर को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो वो एक तरह की एक कहानी तो बयान कर देता है, लेकिन नज्म और नज्म में रदीफ काफिया नहीं होगा, उसकी आपको बंदिश नहीं मिलेगी। जहाँ पे अगर मुसलसल गजल के बारे में तो हम ये भी कहते हैं कि अगर हम उसको अलग अलग अशार पढ़ें तो आ, आ, वो हमें इनकम्प्लीट फील होगा, हमें लगेगा कि देयर समथिंग मिसिंग, क्योंकि वो मुसलसल गजल का हिस्सा है। जब तक हमारे सामने मुसलसल गजल नहीं होगी हम उसको उसका पैराया समझने से हम कासिर रहेंगे। लेकिन यही कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं अगला क्वेश्चन करना चाह रहा था। चलें, आके बताइए, आप बात कीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद आगे तो चलते हैं। तो यही बात है कि मतलब वो हर एक शेर वो पहले की कंटिन्यूटी है। हर एक शेर दो दो सत्रों का, दो मिसरों का जो शेर है, जबकि नज्म में आपकी 10 सतरें भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। बाज दफा तो नज्म में आपको पता है कि नहीं, पूरी पूरी बहुत नज्म भी ज्यादा। होती है, गजल मुसलसल है। अभी मैं एक
इस्लामाबाद के एक शायर की, नवीद मलिक की, वो पढ़ रहा था। तो वो उन्होंने मुझे किताब भेजी थी, तो वो पूरी किताब जो है वो उसको कोई 40 सफ़े की नज़्म है, वो एक ही नज़्म है। तो नज़्म मुसलसल, नज़्म तो बहुत तवील भी होती हैं, तो बिल्कुल शायरों बिल्कुल। की बहुत सारे शायरों की ये होती हैं। अच्छा, अ, आपने शायरी तो ज़ाहिर है कि जैसा अभी हम ज़िक्र कर रहे थे और आपने बताया कि जब वालिद साहब को आपने बताया तो उन्होंने जो है आपने शायरी पढ़ी और फिर आपके रुझान को देखते हुए बहुत सारी शायरी पढ़ी होगी। ये बताइए कि शायरी में आप मुतासिर किससे हैं? शायरी में मैं मुतासिर किससे हूँ? अच्छा, शायरात में तो यास्मीन हमीद, फिर परवीन शाकिर भी हैं। अ, समीना 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 यास्मीन है जो इस्लामाबाद से थी। समीना, मेरा ख्याल यही नाम है, मैं माजरत अगर नाम उनका गलत ले रही हूँ तो। तो वो भी मेरी फेवरेट पसंदीदा शायरा रही हैं। लेकिन मैंने बहुत यंग एज में यास्मीन हमीद को स्टडी किया था, तो मुझे शायद ये मेरे अंदर एक बात है कि जो अब तक डेफिनेटली आपके बचपन में आपके साथ होती है, जो आगे चलकर आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है, कि एक फिक्रिया सतर हो या कोई फिक्र हो, कोई सोच हो जो मुझे रोक ले, कि मैं उसको सोचूं कि ये क्या कहा जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। तो मुझे उस तरह की नसर हो, नज्म हो, शायरी, गजल हो, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। यास्मीन हमीद की शायरी जब मैंने पढ़ी, परवीन शाकिर तो डेफिनेटली मैं कहती हूँ कि कोई शायरा ऐसे नहीं होगी जो ये ना कहेगी कि हम उससे मुतासिर नहीं है। डेफिनेटली हमारे अदब का एक बड़ा नाम है। हमारे लिए डेफिनेटली इंस्पिरेशनल उनकी पर्सनालिटी है, उनकी शायरी है। मर्दों में आप किसकी शायरी को पसंद है? मुझे मुनीर न्याजी की शायरी पसंद रही है। मुझे अहमद फराज की शायरी पसंद रही है। और इसके अलावा शकीब जलाली की शायरी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे उसने भी बहुत मुतासिर किया। सही 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 सही। अच्छा, ये बताइए कि जो ताज़ा कारी शायरी जिनके अंदर पाई जाती है, ताज़ा कार लोग जो शायरी कर रहे होते हैं, और जो जदीद लबो लहजे के शायर हैं, तो वो कौन कौन से शायर आपके जेर मुताला रहे, जिनको आप समझती हैं कि इनकी शायरी बड़ी अच्छी और लबो लहजा इनका जो है बड़ा रिच है, और ये आज के दौर की शायरी है? अच्छा, मैंने जलाली की जब शायरी पढ़ी थी, शकीब जलाली, मेरा ख्याल जी यही जी नाम है। जी जी, यही नाम है। जी, तो उनकी शायरी में जदीद लबो लहजा, ख्याल की जिद्दत, उसके बरतने का, उन्होंने जिस अंदाज में अपने ख्याल को बयान किया है, वो मैं समझती हूँ कि आप उन्हें एक जदीद शायरी के नुमाया एक नाम है। अच्छा, और उसके बाद फिर ये है कि इरफान सिद्दीकी की शायरी हिंदुस्तान से जिनका ताल्लुक है, उनकी, किसका क्या नाम ले रही? इरफान सिद्दीकी। अच्छा अच्छा। जी, और गुलजार साहब की शायरी, ऑल्दो के उनकी शायरी ज्यादातर फिल्मी शायरी की तरफ उनका है, लेकिन उनकी नज़में हैं जो कि बहुत आपको जकड़ लेती हैं। सही सही सही। हाँ, यहाँ पे हमारे एक सरगोदा में एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने गुलजार पे बहुत काम किया हुआ है। उन्होंने उनकी शायरी को बड़ा इकट्ठा किया हुआ है, और गुलजार के साथ उनकी खासी जो है अच्छा। याद अल्लाह है। तो वो अक्सर जो है ना, वो किताब मुझे भेज देते होते हैं कि ये गुलजार के ऊपर उनकी नई किताब है, तो उस पे उनका काम चलता रहता है। गुलजार से मुझे ये बात याद आ गई। तो अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा कलाम जो है वो अता कर दीजिए, फिर उसके बाद हम और बात करेंगे, फिर आपसे थोड़ा सा कलाम सुनेंगे। तो कुछ कलाम अता कीजिए। जी, जी, बेहतर। अच्छा, मैं ये एक गजल पढ़ती हूँ, और ये गजल मेरे 2005 में मेरा पहला शेरी मजमुआ
जिसको मैं अपना लर्निंग प्रोसेस कहती हूँ, उसको अगर इस तरह देखा जाए कि वो किताब ना भी छपती तो कोई बात ना थी, लेकिन वो मेरा उस किताब में जो मौजूद शायरी है वो मेरा लर्निंग प्रोसेस है कि लेकिन होता ये है कि बाज दफा हमारे दोस्त खालिद अहमद थे, तो वो मेरी सिस्टर हैं सबिया सबा, तो जी बिल्कुल उनके बारे में उनकी पहली किताब जब आई, फिर उसके बाद उनकी 5 किताबें और आ गई हैं, लेकिन उस किताब के बारे में खालिद अहमद का कहना ये होता था कि तुम्हारी सबसे बेहतर किताब जो है वो पहली किताब है। तो ये वाली बात जो है ना, ये तो लोगों पे छोड़ दीजिए ना कि लोग क्या कहते हैं कि जी वो लर्निंग प्रोसेस है या आपका ट्रेंड ही वो है। तो गजल सही। गजल सुनाइए। जी, तो ये है, ये तो मैं ये कह रही थी, ये तेरे नाम के यार 2005 में गजल शामिल थी। तो उसके हिसारे ख्वाब को मत कर बेजात कर, उसके हिसारे ख्वाब को मत कर बेजात कर, उस खुशबुए ख्याल को तू कायनात कर। वाह वाह। दिल कब तलक जुदाई की शामें मनाएगा, दिल दिल कब का तलक जुदाई की शामें मनाएगा, मेरी तरफ कभी तो नसीमे हयात कर, मेरी तरफ कभी तो नसीमे हयात कर। मैं एक तवील रास्ते पर हूँ खड़ी हुई, मैं एक तवील रास्ते पर हूँ खड़ी हुई, या हद से तीरगी ले या हाथों में हाथ कर, वाह वाह। या हद से तीरगी ले या हाथों में हाथ कर। धीमे सुरों में छेड़ के फिर साजे जिंदगी, धीमे सुरों में छेड़ के फिर साजे जिंदगी। तू मेरे लहजे में भी कभी मुझसे बात कर, तो मेरे कभी लहजे में तो मुझसे बात मेरे कर। लहजे में भी कभी मुझसे बात कर। वो हिजरतें हों हिज्र हो या किस्सा-ए विसाल, वो हिजरतें हों हिज्र हो या किस्सा-ए विसाल। आप फिर से मेरे नाम सभी वाक़यात कर, वाह आप फिर से मेरे नाम सभी वाक़यात कर। पैरों से उसके नाम के रास्ते लिपट गए, वाह। पैरों से उसके नाम के रास्ते उससे लिपट निपट गए। गए। अब तो यकीन के शहर में नाहीद रात कर, अब तो यकीन के शहर में नाहीद रात कर। उसके हिसारे ख्वाब को मत कर बेजात कर, उस खुशबुए ख्याल को तू कायनात कर। वाह वाह। अच्छा शुक्रिया। नाहिद जी, एक ये बताइए कि इंतजार हुसैन कहते हैं कि उनकी किताब है अलामतों का जवाल, उसमें वो लिखते हैं कि पुरानी गजल में अलामतों की अफराद पर गौर कीजिए और आज की गजल को देखिए कि कोई कोई कलमी अंधेरे में जुगनू की तरह नजर आती है, मगर वो भी पूरा उजाला नहीं करती। आपसे सवाल ये है कि क्या अलामतों के शायरी से निकल जाने या कम हो जाने से गजल का रंग फीका पड़ा है, या गजल और इबलागी लिहाज से बेहतर हो गई है? अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगी कि तलमीहात कम हो जाने से गजल का रंग फीका पड़ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हमारी जो जनरेशन है, इस दौर की जो जनरेशन है, जहां पर उन्हें अपने दिमाग को रोककर सोचना पड़े जिस शेर पे, तो वो शेर से आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें वो लगता है कि वो शेर बहुत मुश्किल है। तलमी हाथ को समझना, ये जो तालीम और जो तरबियत हमारे माहौल को समझने की, तलमी हाथ को समझने की दी जाती थी, वो अब नहीं होती है। उस वजह से एक तो ये भी वजह है कि जो नौजवान नस्ल फिर शायरी कर रही है नस्ल, उसमें वो इनका फिर कम से कम इस्तेमाल करती है। ज्यादातर अब ये हो गया है कि हमारे पाकिस्तान में जो माहौल है, पंजाब में अगर देखा जाए तो जुनूबी पंजाब है, आ, आ, क्या है, दूसरा मतलब लाहौर की तरफ आ जाए तो डिफरेंट सेक्टर्स में पंजाब भी डिवाइड हुआ हुआ है।
तो हर वो तो माहौल में एक तो सराइकी बेल्ट है, जो सराइकी के रेफरेंस से जो है उनकी जो शायरी है वो बड़ी मीठी सी शायरी है, उनका डिक्शन अलग से है, वो अलामतें अपनी इस्तेमाल करते हैं जमीनी लिहाज जी से। इधर जो है, जब हम इस मौजूद लाहौर के साइड पे आ जाएं, तो यहाँ पे जो है जरा, तो चूंकि ये मीडिया के नजदीक इलाका है, ये मीडिया सेंटर है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी शायरी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है। दूसरा ये बात भी है जो मैं पहले कह रही थी कि हमारी नौजवान नस्ल जितना अपने तहजीब व अपनी तारीख के साथ जितना वो जुड़ी होती है, जितनी ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, वो उतना ही उनकी शायरी में वो आता है। तलमीहात के लिए आपको आपका बैकग्राउंड होना बहुत मजबूत बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, वरना वो चीज फिर अगर हमारे सामने भी होगी तो हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो गजल का रंग फीका तो नहीं हुआ है कम होने से, बस ये है कि वो मजीद, मैं कहती हूँ कि वो गजल का जो पैराया है वो मजीद बढ़ गया है, उसका जो कैनवस है बेहतर वो हो गया। मजीद वसी हो गया है। सही सही सही। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि कहते हैं कि कोई फनपारा जो है वो उस वक्त तक फनपारा जिंदा रहता है जब उसकी जड़ें जमीन में, सकाफत में, तहजीब के अंदर जो है पेवस्त रहें। अच्छा, आपकी जड़ें जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, आप रहती यूएस में हैं, तो आप पर कहाँ का रंग है, पाकिस्तान का या यूएस का? पहले तो ये क्लियर करें, मुझ पर या मेरी शायरी पर? तो दोनों पे समझ लें, क्योंकि देखिए जो बोलचाल में है तो जाहिर है कि वहां पे तो आप का लबो लहजा वही है जो पाकिस्तान में मौजूद लोग बोलते हैं। ये जो कुछ भी है उसमें अंग्रेजी का टच नहीं है, तो इस वजह से बोलती होंगी आप, लेकिन जब आप उर्दू में बात कर रही होती हैं तो उसमें अंग्रेजी का टच नहीं है, इसलिए वहां का टच वहां के लिहाज से है। लेकिन जब शायरी में होता है ना, तो शायरी में से पता लगता है कि जैसे आप शायरा हैं, तो शायरी से पता लगता है कि आपके शेरों से जो धरती का, पाकिस्तान की धरती का रंग झलकता है या नहीं। तो उस रेफरेंस से मैं आपसे बात कर रहा ठीक। इसमें अपना जो मशरकी रंग है, मेरी शायरी अपने मशरकी रंग में है और वही सूट भी करती है शायरी को। क्योंकि अगर हम जब अपने असातिज़ा को पढ़ते हैं तो जो बेस है, जो हमारी फाउंडेशन होती है, हम उससे हटके तो कुछ करेंगे तो वो वक्ती तौर पे तो हो सकते हैं अट्रैक्ट कर सके, लेकिन वो अपनी उसकी जड़ें तो उतनी मजबूत नहीं होंगी। बाकी जो रंग है वो शायरी पर मशरकी रंग ही है, अपनी सकाफत का रंग है, अपने माहौल का रंग है। देखिए, बहुत सारे लोगों पे ना एक उनकी शायरी से झलकता है। जैसे जो अहमद नदीम कासमी है, वो जब उनकी शायरी को अगर आप पढ़ें ना, और या उनके अफसानों को पढ़ें, उनकी शायरी को पढ़ें, तो उनका जो अपना इलाका है अंगा, वहां की झलक उसमें से मिलती है। मट्टी की खुशबू जो है वो उनकी शायरी से आ रही होती है। तो आपकी आपके यहाँ जो है वो, मैंने जब आपकी किताब गीली चुप पे एक अपना ब्लॉग बनाया था, और उसके बाद वो मेरी ये जो किताब है, किताबें बोलती हैं, इसमें भी उसका मजमून शामिल है। तो उसमें मैंने जो फील किया था वो लिखा था कि सुनाए कोई तो मौसम बदलने का मुजदा, कोई तो आए लिए अंदमाल हाथों में। आपके यहाँ दुख और कर्ब का एहसास है, तो क्या आपकी सारी शायरी दुख और कर्ब पे मुहित है? जबकि इसके अलावा भी इसमें जो है वो जो मैंने जो फील किया था वो ये है कि आपके यहाँ रूहानी जद्दोजहद का इस्तारा भी आपके यहाँ पाया जाता है। जैसे तेरे ख्याल में सोचती हूँ जब रोशनी हम कलाम करती है। अब जो रोशनी का हम कलाम करना है ना, तो एकदम इंसान का तसव्वुर जो है वो कोहे तूर की तरफ चला जाता है, जहाँ पे रोशनी ने हम कलाम किया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जो
शायरी से डिपिक्ट होती हैं आपकी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी शायरी आपके नजदीक क्या है? आपने बहुत अच्छा इसका तज्जिया किया। इस एक शेर को बाज दफा लोग इसको सही जो शेर आपने पढ़ा, तेरे बारे में सोचती हूँ जब रोशनी हम कलाम होती है, लोग इसकी तह तक बहुत से लोग नहीं पहुंच सके। आपने बिल्कुल सही इसको बयान एक किया। लिहाज से देखे ना, अगर जो आम पढ़ने वाला जो है ना, वो उसको करेगा कि ये एक सतही सा शेर है कि एक बिल्कुल खातून जो बिल्कुल है वो एक मर्द के बारे में कह रही है कि तुझसे मैं गुफ्तगू करती हूँ, मेरे आप तुम्हारा बिल्कुल। क्लो जो है वो मेरे वर्जन जो है ना वो मुझसे बातें करने लगता है। लेकिन बुनियादी तौर पे वही ये है बात है कि ना कि हमारा ज़हन जो है वो रुक के सोचता नहीं है ना, हमें गौर व फिक्र करने की अ, आदत हमारी खत्म हो चुकी है। तो आपका तज्जिया, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है कि रूहानियत की तरफ भी मेरा बहुत, मैं कहती हूँ कि रुझान है। और इंशाल्लाह जब अब मेरी अगला शेरी मजमूआ आएगा तो उसमें आपको बहुत वो खिलता हुआ रूहानियत का रंग नजर आएगा, बोलता हुआ हर चलें चलें यही तो। यही फर्क जो है ना जो है नजर आना चाहिए कि 7 साल का आपके दो मजमुओं के दरमियान जो फर्क है, और अब तो खैर बहुत ज्यादा फर्क हो गया है वो उससे लेके अब तक जो है, तो शायरी आपकी किस सिमत जा रही है तो वो उसका अंदाजा लोगों को होना चाहिए। मैंने तो आपकी किताब जो है ये अगली किताब जो है जो आपकी 5 के बाद 12 में जो आई थी, ये उस किताब के रेफरेंस से है। आप पहले जी को जी कहती हैं कि लर्निंग प्रोसेस है, इसको मैं कहता हूँ कि ये इसमें बहुत कुछ जो है लोगों के लिए अगर कोई, अभी हमने तलमीहात की बात की तो ये भी एक इस्तारा है जो रोशनी का इस्तेमाल आपने किया है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो लोगों को शायर को बेचारे को तो मजबूरी ये होती है कि वो लोगों को समझा नहीं सकता, आपको समझना खुद पड़ता है जो जो कुछ भी है। अच्छा चलिए ये बताइए कि क्या शायरी माशरे पर असरअंदाज होती है, और क्या आपकी शायरी माशरे पर असरअंदाज होती है? आप माशरे की बात करती हैं अपनी शायरी में? बिल्कुल। शायरी मुआशरे पर भी असरअंदाज होती है और मुआशरा शायरी पर भी असरअंदाज होता है। हम ना तो अपने मुआशरे से कट सकते हैं और ना ही अपनी सोच को, जो हमारे सराउंडिंग में जो हो रहा होता है उससे हम कट सकते हैं। हमारी सोच पे वो असरअंदाज होती है। और उसी तरह जब हम कुछ कह देते हैं अपने किसी इंसिडेंट पे, कुछ हो रहा है, किसी खराबी पे, हमारे जो मुआशरे में कुछ चल रहा है, तो एक हम पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो वो उस मैसेज को पढ़ के भी बाज़ दफा लोगों की ज़हनियत, फिक्र, सोच बदल जाती है। तो ये तो दोनों एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं, दोनों मस्ट हैं एक दूसरे के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि इट्स अ वन वे ट्रैफिक, इट हैज टू बी बोथ वेज। अच्छा, गीली चुप से अब जो है ये जो आपका दूसरा मजमूआ है, इसमें से कोई गजल जो है सुना दीजिए ताकि हम फिर आपकी दूसरी जहत की तरफ चलें जो आपकी मुतरज्जिम के तौर पर है। ठीक, तो ये आपने पहले तो जो बीच में गैप रहा मेरे शेरी मजमू में, वो तो आपने बयान कर दिया। 2005 में पहला शेरी मजमू आया, 2012 में दूसरा, और अब 2020 है। तो इंशाल्लाह अब देखें, 8 साल का तो गैप है। बहरहाल ये इस बीच में बहुत कुछ सोच बदली, रास्ता इंसान अपने नए रास्ते दरियाफ्त करता है, अपनी सोच को दरियाफ्त करता है। और ये हर हर दिन ही एक लर्निंग प्रोसेस होता है एक क्रिएटिव माइंड के लिए। तो जी जी जी, इरशाद कीजिएगा, गजल इरशाद कीजिए। जी, तो ये गजल है गीली चुप में से कि अज़ाबे हिज्र से अनजान थोड़ी होता है, अज़ाबे हिज्र से अनजान थोड़ी होता है, ये दिल अब इतना भी नादान थोड़ी होता है। वाह। ये दिल अब इतना भी नादान थोड़ी होता है, ये दिल के जख्म छुपाकर जो मुस्कुराते हैं, ये दिल के जख्म छुपाकर जो मुस्कुराते हैं, तो मेरे दोस्त ये आसान थोड़ी होता है, तो तो मेरे मेरे दोस्त दोस्त ये ये आसान आसान थोड़ी थोड़ी होता है, होता है। कभी कभार तो बिद्दत भी हो ही जाती है। अब इस शेर में देखिए कि इसमें आपको दोनों रंग, मजाजी और हकीकी रंग नजर आएंगे। जी जी जी, कभी कभार
तो बिद्दत भी हो ही जाती है, हर एक लम्हा तेरा ध्यान थोड़ी होता है। सही हर सही एक सही। लम्हा तेरा ध्यान थोड़ी होता है, वो जिसके पास मोहब्बत भी हो वफा भी हो, वो जिसके पास मोहब्बत भी हो वफा भी हो, भला वो जिसके पास मोहब्बत भी हो वफा भी हो, भला वो बेसरो सामान थोड़ी होता है। वाह वाह। बेसरो सामान थोड़ी होता है, तेरी वफा में कमी कुछ तो आई है कि ये दिल, तेरी वफा में कमी कुछ तो आई है कि ये दिल, बिला जवाज परेशान थोड़ी होता है, वाह बिला जवाज परेशान थोड़ी होता है, ये जिंदगी है बहुत कुछ यहाँ पे मुमकिन है, ये जिंदगी है बहुत कुछ यहाँ पे मुमकिन है, कि कुछ ना होने का इम्कान थोड़ी होता है। और आखिरी शेर, इधर उधर से दलीलें उठानी पड़ जाएं, इधर उधर से दलीलें उठानी उठानी पड़ पड़ जाएं, जाए। जो इतना कच्चा हो ईमान थोड़ी होता है, जो वाह इतना कच्चा हो ईमान थोड़ी होता है, कभी कभार तो बिद्दत भी हो ही जाती है, हर एक लम्हा तेरा ध्यान थोड़ी होता है। जी। तो अब हम चलते हैं आपकी एक और जिहद की तरफ, वो है तर्जुमे का, मुतरजम होना। तो क्या आप समझती हैं कि तर्जुमे का फन जो है जबानों के इर्तिका का बायस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। इसमें एक तो ये होती है कि जब हम तर्जुमा करते हैं किसी फॉरेन लैंग्वेज से, तो हमारी अपनी तर्जुमा निगार की, जो भी उसको पढ़ रहा है, उसकी अपनी सोच की राहें जो हैं वो मजीद खुलती हैं। और अगर हमारे सामने एक मजीद मतलब एक ही बिल्कुल हम सामने देख रहे हैं, आसपास नहीं देख रहे हैं, तो हमारा जो फिक्र है डेफिनेटली वो भी महदूद होके रह जाएगी। उसको एक्सपैंड करने के लिए, अपने होराइजन एक्सपैंड करने के लिए, जो फॉरेन लिटरेचर है वो एक तो असरअंदाज भी होता है, आपकी सोच भी असरअंदाज होता है। और फिर आप जब एक नई चीज, कोई नया इस्तारा, कोई नया हवाला जब आप फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो आपको सबसे पहले आप अपने कल्चर के साथ उस कहीं ना कहीं से कोई चीज ढूंढते हैं जहां से कहते हैं ओ हमारे यहाँ भी ये इस्तारा तो मौजूद है, मगर हम उसे इस तरह बरतते हैं, या इस तरह कोई मिसाल दी जाती है, जैसे होती है कि इडियम्स होते हैं दूसरी जुबानों में, फिर हमारे यहाँ भी तकरीबन कमोबेश वो सभी हर जुबान में, हर कल्चर में मौजूद होते हैं, जुबान का फर्क होता है। तो सबसे पहले हम उसको अपनी जुबान में कनेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं कि हम अपनी जुबान में हम इसे क्या कहते हैं। तो वो जो एक्सपेंशन है वो तो हमारी जुबान पर भी आती है, हमारे ख्याल में भी आती है, और हमारी सबसे ज्यादा हमारी जो सोच है उसको अगर मस्बत तरीके से वो आगे लेके चले, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपने अंग्रेजी शायरी और फारसी शायरी को जो है उर्दू का रूप दिया, तो क्या आप समझती हैं कि आपने उनको उस तरह तर्जुमा कर दिया जैसा कि वो अपनी जबान में थे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जब हम शायरी को, किसी भी जुबान की शायरी को जब हम तर्जुमा करते हैं, तो वो अपना असल जो कहते हैं ना कि वो अपना एसेंस वो तो खो देती है। अगर मैं अपनी जाती तौर पे अपनी शायरी को ही, अपनी किसी नज्म को इंग्लिश में लिखूं, तो जो कि मैंने लिखी हैं, तो वो मैं 10 बार भी पढूं तो मुझे वो फील, वो जो कनेक्शन होता है ना अपने उर्दू में अपनी रूह के साथ, मुझे वो फील नहीं होता है। मुझे हमेशा ये लगता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग। अब इसी तरह ये लेकिन होता है। लेकिन 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 इसका एक फायदा तो होता है ना कि जब किसी आप अपनी उर्दू शायरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लें, वो उससे आप चाहे मुतमईन हो या ना हो, लेकिन आपका उसमें बड़ी हद तक तो आपका कहा हुआ जो है वो ट्रांसलेट हो जाता है। तो ख्याल उससे, जी उससे, ख्याल आप ट्रांसलेट कर लेते हैं, ख्याल को आप कन्वे कर देते हैं, लेकिन जो शेरियत है
उसके लिए आपको बहुत तगदो करनी पड़ती है। उर्दू में शेरियत, और अगर हम कहें कि उसी तरह वो इंग्लिश में शेरियत आ जाए तो वो थोड़ा नामुमकिन होता है, क्योंकि इंग्लिश उसकी असल जो थी ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश में नहीं लिखी गया था। अब आते हैं दूसरी जुबान से, जो आपने कहा कि फारसी से, तो मुझे फारसी आती है, मैं समझ भी लेती हूँ, लेकिन अगर मैं फारसी को पढ़ के उसको उर्दू में लिख दूं तो ये बाज दफा तो बहुत ही सामने की चीजें होती है। हमारी उर्दू शायरी में फारसी के अल्फाज की भरमार है, हम फारसी के कई अशार भी वो पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं पढ़ के। लेकिन जो मैंने तर्जमा की है वो मैंने फारसी टू इंग्लिश टू उर्दू इस तरह मैंने तर्जमा की है, सही सही क्योंकि सही। वो ऑलरेडी फारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हुई थी। तो मैंने फिर उसको दोनों को अपने सामने रख के कि फारसी में क्या कहा जा रहा है, उर्दू इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद अगर मैं उर्दू में उसको लिख रही हूँ तो मैं क्या कन्वे कर रही हूँ। खाली ख्याल को कन्वे कर देना तो मतलब वो हर कोई कर सकता है कि जी आपने लाइन पढ़ी उसको लिख दिया, वो सामने की तरफ देखता हुआ जा रहा था, मतलब एक सादा सा जुमला है, आपने इंग्लिश में पढ़ा, आपने उसको उर्दू में ऐसे लिख दिया। लेकिन एक शायर और तख्लीकी जहन वाला बंदा जब किसी चीज को ट्रांसलेट करेगा तो वो उसकी ये कोशिश होगी कि वो इसमें थोड़ी सी शेरियत भर दे इसी एक फिक्रे में, इसको किसी उस तरह कहे कि पढ़ने वाला कहे कि वाह कितना अच्छा लिखा हुआ है। तो अच्छा ये मेरी बताइए, कोशिश होती है अच्छा ये जब बताइए मैं कि जब मैं शायरी ट्रांसलेट करती हूँ, तर्जमा करती हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उस पे तर्जमे का गुमान कम से कम रहे, सही सही उसका सही। मतलब कॉन्टेक्स्ट वो वही मैं कन्वे करने की कोशिश करती हूँ, मगर इस तरह कि वो एक शेरियत से भरपूर नज्म के तौर पे आप पढ़ने वाले पे असर करे। सही सही। अच्छा ये बताइए कि आपने एक नॉवेल तर्जुमा किया इटली के, मेरा ख्याल किसी का, 40 रूल्स ऑफ लव। तो क्या वो नॉवेल आपने अंग्रेजी में तर्जुमा किया कि उर्दू में तर्जुमा किया? नहीं, मैंने इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में पढ़ा था मैंने, और फिर मैंने उसको उर्दू में तर्जमा किया। उर्दू में तर्जमा ऐसे मैंने किया कि बहुत से लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती और वो नावल बहुत अच्छा था, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में। मौलाना रूम और उनके मुर्शिद शम्स तबरेज की कहानी है, और दो कहानियां पैरेलल चलती हैं, तो वो जिस किसी को भी थोड़ा रूहानियत से शगफ है, सूफी शायर मौलाना रूम है, उनकी शायरी से शगफ है, तो वो इसको थोड़ा सा उर्दू में पढ़ के एंजॉय करें, इससे लुत्फ अंदोज हों कि इसे किस तरह बरता गया है। वो जो 40 हम कहते हैं 40 कमेंडमेंट्स जो हैं, अमेंडमेंट्स, उनके रूल्स हैं, हदीस कुदसी के रूल्स हैं, वो अक्सर हमारे पढ़ने सुनने में चीजें आती हैं। तो उनको किस पैराए में उन्हें बरता गया है और किन किन मकामात पे उन्हें बरता गया है, तो वो सारी चीजें, उन चीजों ने मुझे बहुत वो किया, इम्प्रेस किया। तो और फिर इसलिए मैंने आपने उसको, इसलिए आपने उसको सेलेक्ट किया और आपने तर्जुमा वो किया। तसव्वुफ रूहानियत, मतलब वो था कि अपने आप को आप जो इंसान, हम तो अना देखें ना, में जकड़े होते हैं, तो मैं में देखें ना, जकड़े होते हैं, तो देखें ना, अपने रुतबे के उसमें रूहानियत चादर में जो रूहानियत का मैंने आपको आपकी शायरी में तसव्वुर निकाला था, तो वो 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 आ गया ना सामने जो है, और उसी को सामने रखते हुए आपने उसका तर्जुमा कर लिया। अच्छा ये बताइए, आप बिल्कुल। इतने तवील अरसे से, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप इतने तवील अरसे से बैरून मुल्क, बल्कि सारी उम्र ही आपको वहां पे हो गई है, तो आपने जितनी शायरी की उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि एक तासुर ये है कि अगर हम अपनी जो तख्लीकात हैं उसे, उर्दू के बारे में ये कहा जाता है कि उर्दू की तख्लीकात जो हैं वो बैनुल अक़वामी मेयार पर पूरी नहीं उतरती, अगर उनको अंग्रेजी में तर्जुमा करके पेश किया जाए तो वो बेहतर अंदाज में कम्पीट कर सकती हैं इंग्लिश लिटरेचर के मुकाबले में। आप क्या कहती हैं, आपने ये क्यों नहीं किया? मैंने जो मेरा अगला प्रोजेक्ट है वो मेरा यही प्रोजेक्ट है। मैंने अपनी जो नज़में हैं मैंने उनको इंग्लिश में लिखा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने उन्हें तर्जुमा किया है, मैं उन्हें कहती हूँ कि आई हैव री रिटन माई पोम्स। सही सही। उनको ख्याल को मैंने वो रखा है, तो आई हैव री रिटन दोज नज़में। गजल के साथ क्योंकि काफिया रदीफ की बंदिश होती है, तो वो गजल को इंग्लिश में गजल उसी तरह लेकर आना वो कदरे मुश्किल काम है।
और इसके लिए जो स्टडी चाहिए, जो रिसर्च चाहिए, वो भी मैं कर नहीं पाई हूँ। मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम, तो उसकी वजह से वो भी कर नहीं पाई। लेकिन मेरी जो पोम्स हैं जितनी, मेरी पहली किताब में और फिर ये गीली चुप में, और उसके बाद जो मैंने मोस्ट रिसेंट नज़्में लिखी हैं, तो वो मैंने सब इंग्लिश में मैं उन्हें लिख चुकी हूँ। अब ये जो तीसरा शेरी मजमुआ जब भी आता है, मुझे अब कुछ अंदाजा नहीं है। मैंने एक अपने आप से अहद किया है, तो अगर तो वो कामयाब हो गया तो ठीक है। अहद ये है कि किसी पब्लिशर को पैसे दे के आप शेरी मजमुआ नहीं छपवाना है। कोई छापना चाहे तो बिस्मिल्लाह, असल में नहीं मेरा तो मेरा एक कंसेप्ट है, और मैं ये जो है बात करता हूँ, पब्लिशर जो है ना उस तरफ आते नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ई बुक है उसे फरोग दिया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल का बिल्कुल जो मॉडर्न जमाना है उसमें ई बुक का जो है वो रहेगा। तो अगर हमारा जो पब्लिशर है अगर छपने वाली किताब के साथ ई बुक भी बनाए तो उसकी जो पहुंच है वो बहुत दूर तक हो जाती है। दुनिया भर में उर्दू वाले जो हैं वो मौजूद हैं, आप टेबलेट आपके पास मौजूद हैं, दूसरे आईफोन मौजूद हैं, दूसरी है, और ये आपकी किताब जो है, आपकी 3 किताबें फर्ज किया गया हो जाती हैं, और वो तीनों किताबें जो हैं वो ई बुक की तौर पे मौजूद हैं। एक तो ये है कि उसमें जो लिखने वाला है वो उसका भी कुछ भला हो सकता है, क्योंकि अगर वो अमेज़न या दूसरे जगहों पे फरोख्त हो उर्दू की बुक्स, और दुनिया भर में खरीदने वाले मौजूद हैं। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट पाकिस्तान में ही थोड़ा कम है, लेकिन दुनिया भर में तो किताब खरीदी जाती है। तो इस जी, कंसेप्ट को तरवीज होनी चाहिए। अब तो आईटी की बात मैं है। बिल्कुल मैं इसके फेवर में हूँ, और जो मेरा इरादा है वो यही इरादा है कि अगर तो किताबी शक्ल में मेरा तीसरा शेरी मजमुआ नहीं आएगा, तो मैं इसको खुद ई बुक की सूरत में इसके लिए कुछ काम करूंगी। सही। पब्लिशर का जो किताब के साथ ई बुक पे भी काम करे, पाकिस्तान में कोई पब्लिशर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उनको इससे गरज नहीं है कि वो इसको, उन्हें सिर्फ ये गरज है कि उनको मटीरियलिस्टिकली उन्हें कितना फायदा पहुंच रहा है। नहीं, वो असल में पता क्या, उनके जहनों में एक जो चीज है वो ये है कि ये पीडीएफ का एक शेप बन जाती है, और पीडीएफ जो है वो आगे जो है ना आगे चलती जाती है, तो हमें उसका कोई फायदा नहीं है। जबकि ई बुक जी, जो है आप उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको जी अमेंड भी कर सकते हैं, उसमें इजाफा भी कर सकते हैं, तरमीम भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ई बुक का जो है जी, वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा लेकिन चलिए। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पब्लिशर की एक और भी बात आ जाती है कि वो किताब छाप देते हैं क्योंकि उन्हें पैसे मिलते हैं। वो किताब छाप देते हैं, अगर तो किसी की दुरुस्तगी करनी है तो एक शेर है उसमें, तो वो माशाल्लाह से पूरी गजल उसमें लिख के कर देंगे, और उसके भी डेफिनेटली वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं, जो कि मेरे सुनने में आजकल बहुत कुछ आ रहा है। ऐसा लोग कर रहे हैं, हमारे पब्लिशर, नामवर पब्लिशर्स कर रहे हैं। तो ये तो एक अलग कहानी, एक अलग बात है, मौजू हो अच्छा जाता है। चलिए, हमें अब आपके वो उस तरफ आते हैं कि आप सदाकारी भी करती हैं, आप टीवी प्रोग्राम करती हैं, आप और आपकी शायरा दोस्त मोना शहाब। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो क्या क्या प्रोग्राम है, वो क्या सिर्फ शायरी का प्रोग्राम है या करंट अफेयर के बारे में भी उस पर गुफ्तगू होती है? नहीं, वो दरअसल ये है कि हमने बहुत रिसेंटली उसे शुरू किया है। I-95 टीवी चैनल है वर्जीनिया में, तो उनके लिए हम एक घंटे का प्रोग्राम करते हैं, बज़्म शेर व सुखन। क्योंकि मेरी भी तंजीम है यहाँ पर, तो मोना शहाब साहबा की भी तंजीम है वर्जीनिया में, मैरीलैंड में। तो हमने दोनों तंजीमों के इश्तराक से ये बज़्म शेर व सुखन के एक वीकली हफ्तावार प्रोग्राम हम करते हैं, जो कि अभी तक शायरी पे ही मुश्तमिल है। और इसमें ये है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बरतानिया, जहाँ से भी शोरा, जो अच्छे शोरा और जेन्युइन शोरा हैं, जिनको बहुत कम एक्सपोज़र मिला है मगर वो बहुत अच्छे हैं, वो भी हमारी लिस्ट में शामिल होते हैं, और नामवर शोरा भी हमारी लिस्ट में शामिल होते हैं। तो इन सब के साथ हम एक हफ्तावार प्रोग्राम करते हैं, 4 शायर लेके। तो उनसे उनकी शायरी सुनी जाती है, बाकी इसके अलावा शायरी का ही प्रोग्राम होता है ये। बहुत शुक्रिया नाहिद के आपने
अपना वक्त निकाला और अदबिस्तान के प्रोग्राम रूबरू में शामिल हुई। हम आपको बहुत-बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं अदबिस्तान की जानिब से। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक़्त दिया और मुझसे अपने रूबरू में मुझे आप लेकर आए। बहुत शुक्रिया।